अर्धसैनिक बलों का मुखिया आईपीएस ही क्यों? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। आज इस सवाल का जवाब चाहिए होगा ऐसे समय में जब इस देश ने अपने 22 बहादुर जवानों का बलिदान देखा हो, जब छत्तीसगढ़ के नक्सली हमले में हमने सीधे तौर पर उन जवानों के शवों को देखा जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां खाई, जो मातृभूमि पर न्यौछावर हो गए। लेकिन ये हुआ क्यों? ऐसा होना चाहिए था क्या? कहां पर चूक हो गई कि हमने अपने उन जवानों को खो दिया जिन्होंने नक्सलवाद से मोर्चा लेने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है? क्या स्ट्रैटेजिकल जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां नहीं हो पाई थी? चूक क्या अधिकारियों की गलती से हुई है? वो अधिकारी जो आईपीएस होते हैं, जो पावर और पोजीशन को तरजीह देते हैं फील्ड एक्सपीरियंस पर जाने से पहले, जो चीजें तय होनी चाहिए, क्या वो फील्ड एक्सपीरियंस उन आईपीएस ऑफिसर्स के पास होता है? आज ये सवाल हम तमाम सवालों के बीच में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 22 जवानों के बलिदानों के बाद से ही तमाम तरीके के प्रश्न उठ रहे हैं कि आखिर अर्धसैनिक बलों का मुखिया आईपीएस ही क्यों होता है? क्यों नहीं अर्धसैनिक बलों का मुखिया उन्हीं के क्षेत्र से आता है? ऐसा क्यों हो जाता है कि तस्वीरें बदलने की कोशिश तो होती है लेकिन तस्वीर बदल नहीं रही है? कौन है वो लोग? कौन है जो नहीं चाहते कि तस्वीर बदले? और तस्वीर बदलने पर कितना कुछ, क्या कुछ बदल जाएगा? आज इन्हीं सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे, बड़े चेहरों के साथ, बड़े अधिकारियों के साथ। लेकिन सबसे पहले हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट को समझिए, हम क्यों आज आपके बीच में ये यक्ष प्रश्न लेकर आए हैं कि अर्धसैनिक बलों का मुखिया आईपीएस ही क्यों? छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस तरह नक्सलियों के यू शेप चक्रव्यूह में फंसकर सीआरपीएफ के 22 जवान बलिदान हुए, उससे उनकी तैयारियों पर तो कोई हैरानी नहीं होती। लेकिन आश्चर्य होता है कि आखिर सीआरपीएफ से रणनीतिक मोर्चे पर कहां ऐसी चूक हो गई जिससे इतना नुकसान उठाना पड़ा। दरअसल इन फोर्सेज में पिछले काफी समय से मुखिया के पदों पर आईपीएस अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता रहा है। ये अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में तो माहिर होते हैं, लेकिन जिन परिस्थितियों में अर्धसैनिक बलों को काम करना होता है उसका अनुभव इनके पास नहीं होता। वहीं अर्धसैनिक बलों में जो अधिकारी वर्षों से काम कर रहे होते हैं उनके पास अनुभव की कमी नहीं होती, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उन्हें कभी कमान ही नहीं सौंपी जाती। उनकी जगह आईपीएस अधिकारी को बैठा दिया जाता है। ऐसे में फोर्स के मुखिया और मातहत अफसरों में बेहतर समन्वय नहीं बन पाता। यही कारण है कि बीजापुर जैसी घटनाएं बार बार सामने आती हैं। हालांकि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के काडर अफसरों और आईपीएस अधिकारियों के बीच चल रहे विवाद में पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में आईपीएस, आईजी, डीआईजी की प्रतिनियुक्ति पर लगी रोक अब हटा दी गई है। अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से यह भी कहा था कि वह डीओपीटी के नियमानुसार 30 जून 2021 तक केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में काडर रिव्यू प्रक्रिया पूरी करे। आपको बता दें कि नवंबर 2019 में जस्टिस एस मुरलीधरन और तलवंत सिंह की बेंच ने अर्धसैनिक बलों में डीआईजी और आईजी के पदों को आईपीएस की प्रतिनियुक्ति के जरिए भरने पर रोक लगा दी थी। सबसे पहले आईटीबीपी के अधिकारियों ने याचिका लगाई थी। इसके बाद सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ के 150 से अधिक काडर अफसर अदालत की शरण में पहुंच गए और आईपीएस की नियुक्ति पर बैन की मांग की थी। कैडर के अफसरों का कहना है कि आईपीएस अधिकारी केवल उन्हीं पदों पर आना चाहते हैं जहां वो अपने पावर का भरपूर इस्तेमाल कर सकें, लेकिन भागदौड़ और नक्सली ऑपरेशन जैसे खतरनाक कामों में आईपीएस को नहीं बल्कि कैडर के अफसरों को ही भेजा जाता है। अर्धसैनिक बलों की भर्ती भी यूपीएससी करता है और आईपीएस की नियुक्ति भी यूपीएससी से ही होती है। लेकिन आईपीएस संगठित कैडर सर्विस में आते हैं और उन्हें तय सीमा के अंदर प्रमोशन मिलता है। वहीं अर्धसैनिक बल संगठित कैडर में नहीं आते और प्रमोशन में भी पिछड़ जाते हैं। 20 साल की सर्विस में आईपीएस आईजी बन जाता है, जबकि अर्धसैनिक बलों में कैडर अफसर सिर्फ कमांडेंट ही बन पाता है और आईजी बनने में उसे करीब 33 साल लग जाते हैं। यही कारण है कि कैडर अफसर अपनी फोर्स में आईपीएस अफसरों की प्रतिनियुक्ति को पसंद नहीं करते।
अब काडर अधिकारियों की उम्मीद गृह मंत्रालय पर टिकी है, जिसे अदालत के आदेशानुसार 30 जून 2021 तक काडर रिव्यू प्रक्रिया पूरी करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अर्धसैनिक बल बनाम आईपीएस में ये एक यक्ष पक्ष प्रश्न बना हुआ है कि अनुभव की कमी वाले अधिकारी को क्यों उच्च पद पर बैठा दिया जाता है, फील्ड स्ट्रक्चर को ध्यान में क्यों नहीं रखा जाता है और उसके बाद खामियाजा भुगतना पड़ता है अर्धसैनिक बलों के जवानों को। ऐसे ही 22 जवान, ऐसे ही 76 जवान, ऐसे ही 89 जवान, एक के बाद एक कहानियां हैं। इतिहास को पलटने की अगर उठाकर पलट कर देखें तो एक नहीं कई कहानियां मिलेंगी जहां पर अर्धसैनिक बलों के जवानों ने अपनी जान इसलिए खोई क्योंकि समन्वय की कमी थी। आज इस पर भी हम प्रश्न उठाएंगे और साथ ही साथ हम आगे बढ़ें, आज के मेहमानों से आपका परिचय कराएं। हम आपको बता देते हैं कि आज हमने इस यक्ष प्रश्न को आपकी नजर से भी समझने की कोशिश की है, आपकी राय भी जानने की कोशिश की है। इस सवाल का जवाब हम आज के कार्यक्रम के अंत में देंगे, जब हमने जो पोल किया है उसका रिजल्ट क्या है, क्या अर्धसैनिक बलों का मुखिया आईपीएस होना चाहिए या नहीं, इस पर आप क्या राय रखते हैं, इसका जवाब हम कार्यक्रम के अंत में लें। लेकिन उससे पहले इस यक्ष प्रश्न का जवाब समझने की कोशिश करते हैं आज के खास मेहमानों से। स्वागत करती हूं, मेरे साथ इस वक्त पैनल का हिस्सा बन चुके हैं दिलीप त्रिवेदी जी, जो रिटायर्ड स्पेशल डीजी हैं सीआरपीएफ से। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संदीप सूद जी, जो कि एडिशनल डीजी हैं बीएसएफ से। साथ ही साथ रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी हमारे साथ पैनल में जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर आनंद कुमार जी भी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आप चारों मेहमानों में मैं सबसे पहले दिलीप त्रिवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है बीजापुर में सवाल खड़े कर रहा है, समन्वय की चूक हो रही है। अगर समन्वय होता तो शायद आज ये 22 जवानों का बलिदान, जिस पर हम बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, वो नहीं हो रही होती। जी दिलीप जी। मुझे लगता है शायद दिलीप त्रिवेदी जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। संजीव सूद जी, अगर मुझे सुन पा रहे हो। संजीव जी, अर्धसैनिक बलों का मुखिया आईपीएस ही क्यों, ये सवाल उठ रहा है। जी, इसमें अगर आप देखें तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ये है कि जब ये फोर्सेस खड़ी हुई थी तब इनका अपना काडर नहीं था, और शुरू में पुलिस ऑफिसर्स और आर्मी के ऑफिसर्स सभी जगह से लोग आकर इन फोर्सेस को खड़ा किया। सीआरपीएफ 1949 में, बीएसएफ 65 में, आईटीबीपी 62 में, इन सबों में। और धीरे धीरे ओवर द इयर्स अब हमारे काडर काफी स्ट्रांग हो गए हैं। बीएसएफ का जैसे 3,500 ऑफिसरों का काडर है, सीआरपीएफ का इसी प्रकार 4,500 ऑफिसरों का काडर है। और इस काडर ने जमीनी हालात में, ग्राउंड सिचुएशन में काफी एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया है, काफी अनुभव इन्होंने प्राप्त कर लिया है। और अब ये काडर मैच्योर्ड है अपनी फोर्सेस का चार्ज लेने को और अपनी फोर्सेस को अच्छी तरह से चलाने को, क्योंकि इन काडर के अफसरों को जमीनी हालात की जानकारी होने के साथ साथ अपने बल के इतिहास और संक्रिया की जो फिलॉसफी है, जो उसका काम करने का तरीका है, उसके बारे में बहुत गहन जानकारी होती है। और इसलिए अब बीएसएफ के 50-55 साल हो रहे हैं, सीआरपीएफ के 70 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसी प्रकार आईटीबीपी के भी 60 साल होने वाले हैं। तो इन फोर्सेस में सब में बड़ा अच्छा एक लंबा बहुत स्ट्रॉन्ग काडर है, और ये सब कैपेबल काडर हैं, जमीन से एक्सपीरियंस होके आए हैं, जवानों के साथ ये फील्ड में जिंदगी बिताते हैं, जवानों की एक एक प्रॉब्लम्स को जानते हैं। और अब ये तैयार है ये काडर अपनी फोर्सेस की कमान संभालने के लिए। और अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आईपीएस अधिकारियों की इन बलों में आवश्यकता नहीं है, और इन बल की कमान काडर के अधिकारियों को दी जानी चाहिए। बल की कमान काडर के अधिकारियों को देनी चाहिए। आनंद कुमार जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जब कभी भी कोई जंग लड़ी जाती है तो 2 स्तर पर तैयारियां होती है। एक स्ट्रैटेजी बनती है और उस स्ट्रैटेजी का ऑपरेशन होता है, और वो ऑपरेशन फील्ड पर जाकर होता है।
ऑपरेशनल एक्टिविटी के लिए एक्सपीरियंस जरूरी होता है। आपको नहीं लगता कि वो एक्सपीरियंस मिसिंग होता है और इसी वजह से समन्वय नहीं बन पाता और फिर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो बेहद दुखद होती हैं? आनंद जी, आपने जो भी कहा वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु मैं कहना चाहता हूं जी आनंद जी, हाँ, मैं कहना चाहता हूं कि ये समय शिक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। इस विषय पर हम चर्चा बाद में इस समय नॉन आईपीएस और आईपीएस का मुद्दा उठाकर आपस में मतभेद क्रिएट करना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सब लोग मिलकर के, चाहे आईपीएस हो नॉन आईपीएस हो, सब लोग मिलकर के आनंद जी नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष करें, उस लड़ाई में भाग लें। ठीक है आनंद जी, किसी भी तरीके का मतभेद नहीं उठाने की कोशिश है, हम सिर्फ प्रैक्टिकल पर बात कर रहे हैं। थ्योरी, जब हम रियल और रियल लाइफ की बात करते हैं तो हम थ्योरी और प्रैक्टिकल का अंतर तो समझेंगे ना सर। प्रैक्टिकलिटी ये कहती है कि जब आप फील्ड ऑपरेशंस पर निकलते हैं, जब आपको सीने पर गोली खानी होती है तो ऑपरेशन भी उसी तरीके से अनुभवहीन व्यक्ति अगर पहुंच जाएगा वहां पर तो वही होगा जो हो रहा है सर। अनुभव काम आता है, ये तो आप भी जानते हैं। आपकी फील्ड में, खुद आपकी फील्ड में भी अनुभव ही काम आता है ना सर। देखिए, ये कहना कि आईपीएस ऑफिसर्स अनुभवहीन होते हैं अपने आप में बहुत गलत ढंग का मैसेज देने का प्रयास है सर। अभी भी जो जवान जिन्होंने अपना बलिदान दिया है सर, वो कैडर ऑफिसर्स ही रहे हैं सर। इसके पहले भी जितने भी सीआरपीएफ के जवानों ने अपना बलिदान दिया है सर, वो कैडर ऑफिसर ही रहे हैं। आई एम सॉरी, मुझे ये बार बार आपको याद दिलाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है, जबकि सच क्या है वो आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं है मैडम, वहां पर पुलिस अधिकारियों ने और सुपर एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं, जो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, उन्होंने भी अपना बलिदान नक्सल ऑपरेशन में दिया है। आपको शायद पूरी जानकारी नहीं है, इसमें पुलिस के जवान भी मारे गए हैं, सीआरपीएफ के जवानों की भी बलि हुई है, इसमें जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी भी बलि हुई है, पुलिस अधिकारियों की और जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने बलिदान दिए हैं। और ये कहना कि साहब उनको अनुभव नहीं होता, मैं समझता हूं कि ये बहुत एक अलग ढंग का जो है प्रचार का मुद्दा हो सकता है। परंतु आप देखें, जेएंडके में पुलिस अधिकारी उनके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आईपीएस ऑफिसर नॉर्थ ईस्ट में भी आईपीएस अधिकारी जो है काम कर रहे हैं। कंपैटिबिलिटी है, समन्वय है, लेकिन सर जिस तरीके की जो बातें अब उठ रही हैं, इसके पहले भी आपको याद होगा, अगर कंपैटिबिलिटी होती तो न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ता। अगर समन्वय होता, बराबरी होती तो न्यायालय के दहलीज तक ये अर्धसैनिक बल बनाम आईपीएस का मुद्दा नहीं पहुंचा होता सर। कहीं ना कहीं तो असहमति है, कहीं ना कहीं तो असहमति। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दो और खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनकी राय भी जानेंगे, क्योंकि मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में जब हम लगातार ये बात कह रहे हो कि हमें नक्सलवाद जैसी बड़ी आतंकवाद से लड़ना है, जब हमें अपने देश के अंदर रह रहे दुश्मनों का सफाया करना है, तो उस सफाये के लिए समन्वय भी जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो अर्धसैनिक बलों का मुखिया आईपीएस क्यों, आज हम इस पर कर रहे हैं बड़ी चर्चा ऐसे समय में जब लगातार हम ये देख रहे हो कि देश में नक्सलवाद की समस्या बढ़ रही है और उस नक्सलवाद से लड़ने के लिए अर्धसैनिक बल पूरी तरह से कमान संभालते हैं, लेकिन कई बार ऐसी चूक हो जाती है जिससे हमारे अर्धसैनिक बलों के जवानों का बलिदान सामने आता है। बीजापुर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या
समन्वय की कमी के कारण ऐसा हुआ कि हमारे देश ने 22 वीर जवानों को खो दिया। आइए एक बार फिर से पैनल के पास चलते हैं और मैं सीधे इस वक्त के सिन्हा सर के पास जाना चाहती हूं, जो कि रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। के सर, सबसे बड़ी बात जब हम आर्मी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो फाइटिंग फोर्सेस होती हैं आर्मी में, उसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पूरा स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी तैयार की जाती है और ये स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी वही तैयार कर सकता है जिसको एक्सपीरियंस हो। क्या आप भी महसूस ऐसा करते हैं कि आज जो परिस्थिति अर्धसैनिक बलों के साथ है, उनका मुखिया एक आईपीएस का होना क्या कहीं ना कहीं से सवाल खड़ा करता है? क्या एक्सपीरियंस की कमी के कारण बड़ी चूक होती है? क्या मुखिया उसी क्षेत्र से नहीं होना चाहिए? के सर, बहुत अहम प्रश्न उठाए हैं और ये प्रश्न आप पहली बार नहीं, ये 2010 में जब आपको पता होगा कि दंतेवाड़ा में हुई थी, उस समय उठा था, 2013 में उठा था, 2017 में उठा और ये फिर से उठा। ये जब जब ऐसे हादसे होते हैं तो ये मुद्दे आते हैं और बहुत डिस्कशन होता है। फिर घास के 3 पार्ट, देखिए आपको कोर्ट भी इसके ऊपर में अपना कार्ड रिव्यू के ऊपर में उसने दे दिया है। प्रैग्मेटिक तरीका ये है। और आपने आर्मी का जिक्र किया, आर्मी में देखिए जो लीडिंग इन फ्रंट से, लीडिंग इन फ्रंट की मतलब है आप कैजुअलिटी रेट देखिए, सबसे ज्यादा कैजुअलिटी ऑफिसर्स की होती है क्योंकि वो लीड करते हैं फ्रंट से। ये आपको सीआरपीएफ में और जितने भी अर्धसैनिक बल में नहीं मिलेंगे क्योंकि उनको जो मुखिया है वो कहीं अपने को इसमें फिट नहीं कर पाता। ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए किसी ने आपके पैनल में ही बताया कि इन अर्ध बलों को जब खड़ा किया गया था, आर्मी का योगदान था, आर्मी के ऑफिसर्स भी गए थे, मगर उन्होंने काम खत्म करके लौट आए, मगर आईपीएस नहीं छोड़ा इसको। आईपीएस वहां बना रहता है और किस रैंकों में, जो ऊपर के टॉप रैंक से उसको। और वस्तु स्थिति टोटल डिफरेंट है। देखिए 2010 में जब हुआ तो इसकी छानबीन के लिए एक ऑप्शन नियुक्त के आईपीएस ऑफिसर हुए, बड़े मनन कुमार का बड़ा नाम हुआ और उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, ये पब्लिक डोमेन में पढ़ लीजिए। उन्होंने पूरा का पूरा ब्लेम कर दिया कि जवान अनफिट थे, वो पीटी नहीं करते हैं, उनको राइफल नहीं चलाने आता। तो ये सारा का सारा ये चीज डाल दिया उनके ऊपर। दंतेवाड़े का केस है और आप देखिए इसमें भी 17 में भी जो रिपोर्ट आई है उसमें पूरा मर देंगे और बहुत बड़ा गैप। जब तक आपने स्ट्रैटेजी की बात की, ये स्ट्रैटेजी आप देखिए, जब ये माओवादी की बात हो रही है, माओइज्म का, 2004 में एमसीसी और जब आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वॉर ने हाथ जोड़ा और माओवादी बना तो 2006 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिवीजन बनाया गया होम मिनिस्ट्री। उसके सारे के सारे लोग आईपीएस के, वो उन्होंने, मगर जमीन के ऊपर में लड़ने के लिए कौन जाता है? अब आप बताइए, कल जो हुआ, जो ये शनिवार को घटना हुई, 22 जवान जो मारे गए, वो उनके हथियार तक लूट ले गए, हथियार उनके पैरों से जूता निकाल ले गए। अब आप बोलिएगा कि ये क्या है? उसी जगह में ये बार बार दोहराया जाता है। तो ये पूरी की पूरी जो है ना, आप इन चीजों को जमीन पे नहीं कर पाते क्योंकि आईपीएस के बारे में ये कहा जाता है कि पुलिस रिफॉर्म के बारे में बात होती है। जो अपने पुलिस फोर्स की रिफॉर्म के बारे में हम बात करते हैं, वही दूसरे अर्धसैनिक बलों को लीड करना चाहते हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते इन पोजीशन को। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, किसी का फैसला आ जाए, क्योंकि उनको वो रैंक चाहिए, उनको स्टारे चाहिए, उनको पक्ष चाहिए, उनको पोजीशंस चाहिए, उसी पोजीशन से फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये एक बड़ा पॉइंट है, ये एक बड़ा पॉइंट है। मैं दिलीप जी के पास अब आना चाहती हूँ, दिलीप त्रिवेदी जी, जो कि रिटायर्ड स्पेशल डीजी हैं सीआरपीएफ से। दिलीप जी, किसी भी ऑपरेशन के लिए मल्टी प्रोंग एक्शंस भी लिए जाते हैं, जैसे कि बाकी के भी मेहमानों ने कहा, लेकिन उस मल्टी प्रोंग एक्शंस में कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए। और आज जो कुछ भी हो रहा है, सीआरपीएफ के जवान अक्सर अपना बलिदान देते हैं, आपको लगता है कि वो कंपैटिबिलिटी बिकॉज ऑफ चीफ नहीं हो पाती है? पावर पोजीशन की वजह से वो चीफ्स फील्ड पर आना ही नहीं चाहते हैं? काडर अफसर बेचारा 34-35 सालों तक वो बुरी तरीके से अपने आप को सेवा में देता है, बावजूद उसके उतनी बड़े ओहदे पर वो 34-35 सालों के बाद आईजी रैंक पर पहुंचता है और यहाँ 20 सालों में ही बड़ा प्रमोशन हो जाता है। ये सब कुछ क्या मनोबल को कम कर देता है? देखिए, मैं तो बहुत लेट अभी ज्वाइन किया आपके उसको, लेकिन जो डिस्कशन चल रहा है इसका कोई वजूद नहीं है जिस तरह से ये बात हो रही है। क्योंकि ये जो कहना कि वो अपनी पोस्ट चाहते हैं, ये चाहते हैं, वो चाहते हैं,
आईपीएस ऑफिसर्स तो स्टेट कैडर के लिए, हर स्टेट के लिए वैकेंसी के अगेंस्ट रिक्रूट होते हैं। दे कम डेपुटेशन पे आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। ऐसा कोई नहीं है कि हम डेपुटेशन पे आने में बड़ी होड़ लगी हुई है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है। सब अपने स्टेट में भी बड़े खुश हैं। हम लोग तो सेक्रीफाइस करके आते हैं इनटू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन डेपुटेशन। तो ये सब जो बातें कही जा रही हैं ये मीनिंगलेस बातें हैं। और ये कि आर्मी के ये जो बताया जा रहा है कि इतने फौज में वो होता है, आप बताइए फौज में कितने जनरल्स मरे हैं पिछले 4-5 साल में, जो ये बार बार कंपैरिजन किया जा रहा है कि फौज में लीडरशिप फ्रंट से होती, कितने फौज के जनरल्स की डेथ हुई है कॉम्बैट में पिछले या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, जो ऑफिसर्स की डेथ हुई है वो भी लोअर लेवल के हैं। थर्ड थिंग, ये कोई मुद्दा ही नहीं है आईपीएस और नॉन आईपीएस और ये सीपीएफ कार्डर्स का। हर एक को ये देश है, इसमें हर एक को अपॉर्चुनिटी है। नहीं, ये आप सही कह रहे हैं कि हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन आप अपनी बात पर ही कायम रहिए। हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लेकिन उस हर एक में क्या सीआरपीएफ के ही सीनियर कमांडेंट आते हैं? क्या उस हर एक में बीएसएफ का कोई सीनियर ऑफिसर आता है? आप हर एक की बात कर रहे हैं ना, तो बराबरी कहाँ होती है सर? बराबरी होनी चाहिए ना, इसीलिए तो ये मुद्दा उठ रहा है। इसीलिए तो आज अगर ये सवाल पूछा जा रहा है कि अर्धसैनिक बलों में मुख्य आईपीएस ही क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक ही मामला पहुंच जाता है, क्योंकि हर एक में ये नहीं होता है सर। ये आपको लग रहा है ना, क्योंकि शायद आपको इतना ज्ञान ना हो इन सब चीजों का। तो सर आज प्लीज आप क्लियर करें, क्योंकि हमारे साथ 3 और मेहमान हैं, वो भी बात क्लियर करेंगे। नहीं, कुछ भी आप बोलते रहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिंपल चीज मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी सर्विस, कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर आप आईपीएस में हर एक जितने लोग भी सीपीएफ कार्डर्स में हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस कार्डर में, उन सबको भी अपॉर्चुनिटी आईपीएस में। ठीक है, संजीव सूद जी से सहमत हैं आप? सहमत हैं संजीव सूद जी? मैं इनसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं क्यों जाऊं आईपीएस में? मैंने बीएसएफ ज्वाइन की है क्योंकि मैं यूनिफॉर्म पहनना चाहता था और मैं आया हूं। तो मेरी फोर्स में मैं क्यों नहीं टॉप पे पहुंच सकता? मेरी फोर्स में ये जो कह रहे हैं कि डेपुटेशन में कानून की वजह से आते, यही कानून तो सारी बुराई की जड़ है। ये कानून की जब तक वैधता होनी चाहिए तब तक होती। जब किसी भी डेपुटेशन पॉलिसी का ये प्रिंसिपल है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हैं वो नीचे से प्रमोट होने वालों को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। जब मेरे बीएसएफ का कार्डर 50-55 साल पुराना कार्डर बन गया है और तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मुझे जवानों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस है, तो मैं क्यों नहीं बनना चाहिए? ये जो रूल्स हैं मुझे क्यों डिबार करते हैं? इसी डिबार करने का फायदा ये उठा रहे हैं। ये बिल्कुल बात सही है कि हम कहीं भी जा सकते थे। अगर आईपीएस वाले बीएसएफ में आना चाहते थे तो उन्होंने क्यों नहीं ज्वाइन की बीएसएफ शुरू में? ये काउंटर आर्गुमेंट भी है, ये नहीं है। पॉइंट ये है अभी और बड़ा अच्छा मजाक है, आप डेथ्स को कंपेयर करते हैं। डेथ्स का क्या मतलब है? जनरल या जो भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो डेथ्स के लिए नहीं, वो पीछे से प्लानिंग करते हैं। ये क्या प्लानिंग थी जो ये ऑपरेशन हुआ? आपने 2000 जवानों को झोंक दिया जंगल में बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी उसके। आपने क्या लाइन ऑफ कम्युनिकेशन सिक्योर की? आपने क्या सॉफ्टनिंग ऑफ टारगेट किया? आपको जंगल में लड़ाई लड़ने की कोई एक्सपीरियंस है? आपने कितनी सारी इंसर्जेंसीज हुई हैं, वियतनाम में हुआ है, मलेशिया में हुआ है, कांगो की है, आपने उनसे कुछ एक्सपीरियंस ड्रॉ किया? एयर कंडीशन कमरों में आप बैठे रहते हैं और वहां पर जाके प्लानिंग कर देते हैं। ग्राउंड का आपको रियलाइजेशन नहीं होता कुछ भी। ग्राउंड में जवान जाते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट जाते हैं और वो सेक्रीफाइस करते हैं बिकॉज ऑफ फॉल्टी ऑर्डर्स। अगर ऑर्डर्स ढंग के हों, प्लानिंग ढंग की हो, तो हमारे जवान बहुत काबिल हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं। परंतु आपको पता ही नहीं है कि आपने ग्राउंड पे ऑपरेट कैसे करना है। आप अजीब से अपनी पॉलिसी, एक हमारे डीजी साहब आए, उन्होंने कह दिया जी ये जवान ईयर ऑफ जवान्स है और पैसा कुछ नहीं दिया। ये ईयर ऑफ जवान्स में बैरक्स बननी है, ये बननी है। एक और डीजी साहब आए, उन्होंने लांस नायक का शोशा खड़ा कर दिया, उल्टा कर दिया। एक और डीजी साहब थे, उन्होंने कह दिया कि जी 1/3 ऑफ ट्रूप्स निकल जाए। आपको पता है रेजिमेंटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में? तो ये कहना बड़ा आसान है कि आपने आईपीएस, बिल्कुल हम आईपीएस के लिए हम ओपन थे जब हम छोटे थे।
आप भी ओपन थे बीएसएफ के लिए, तो आपने, अगर आपको बीएसएफ कमांड करने का इतना ही शौक है तो आप क्यों नहीं बीएसएफ में शुरू से आए? संजीव जी, आपके इसी सवाल का जवाब लेंगे, आपके इसी सवाल का जवाब में ब्रेक लेना पड़ेगा, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आनंद जी से इसी सवाल का जवाब लेंगे, क्योंकि चुनाव के लिए जब सारे दरवाजे खुले हुए थे तो फिर पावर और पोजीशन को ही क्यों चुना गया, क्यों नहीं फील्ड ऑपरेशंस के लिए आगे आने का चुनाव किया गया? यह भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। तो अर्धसैनिक बलों का मुखिया आईपीएस क्यों, इस सवाल ने एक बार फिर से सरगर्मी ले ली है, इस सवाल ने फिर से चर्चा पकड़ ली है, क्योंकि ऐसे समय में जब लगातार नक्सलवाद से जूझते हुए अर्धसैनिक बलों के जवान अपना बलिदान दे रहे हो तो सवाल उठ रहा है कि क्या समन्वय की कमी के कारण, क्या स्ट्रैटेजी की कमी के कारण कई बार ऐसी परिस्थितियां बन रही है कि हमें जवानों को खोना पड़ रहा है। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें कि हमने देश से भी उसकी राय जानने की कोशिश की है। क्या है देश की राय इस सवाल पर? हम कार्यक्रम के अंत में इसका जवाब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए पैनल के पास चलते हैं। आनंद कुमार जी, सीधे आपके पास आते हुए, आपने ब्रेक से पहले सुना संजीव जी आपसे एक प्रश्न कर रहे थे, चुनाव के लिए दरवाजे खुले हुए थे, आप फील्ड ऑपरेशंस भी चुन सकते थे, लेकिन आप लोग ने पावर एंड पोजीशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उन्हें कहना चाहता इस ढंग का डिस्प्यूट पैदा की जा रही है। आईपीएस, नॉन आईपीएस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा, जिस समय हम लड़ाई लड़ रहे हो नक्सलियों के खिलाफ, उस समय आप इस ढंग का मैसेज जवानों को क्या देना चाहते हैं वहां पर, कि उनमें ये भावना हो कि क्योंकि आईपीएस बना हुआ है इस कारण से ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। जवानों का बलिदान ना हो। देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हर बार हमें 76, 89, 5, 8, 22 ये आंकड़े नहीं सामने प्रस्तुत करने पड़े। हम ये नहीं चाहते हैं कि कोई परिवार सामने आकर पूछे कि मेरे पिता को क्यों, उनकी जान क्यों चली गई, उनको जब बचाने के लिए क्यों नहीं कोई चीफ आगे आया। आप उस विषय पर डिस्कशन करते कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कमी है जिसके आधार पर इसको रोका जा सकता है, उस विषय पर चर्चा करते तो ज्यादा अच्छा होता। सर उस पर भी चर्चा हुई है, लेकिन उसी चर्चा के बीच में ये प्रश्न उठा है सर, उसी चर्चा के बीच में सीआरपीएफ के जवानों के परिवार वालों ने ये सवाल उठाया है और इसीलिए आज हम इस मुद्दे को आपके बीच लेकर आए हैं। अरे तो ऐसे समय में क्या आप सीआरपीएफ के मन में ये विचार पैदा करना चाहते हैं, बीएसएफ के मन में ये विचार पैदा करना चाहते हैं कि ये जो है इस कारण से, अरे असली शत्रु को पहचानो, नक्सली आपका असली शत्रु है, उसको आपको लड़ना है और उसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी है, टैक्टिक्स बनानी है, वो तो हम कर नहीं पा रहे। और हम जो है करके उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है सर, उसी स्ट्रैटेजी बनाने में ही तो कमी रह गई। यही बात तो थोड़ी देर पहले संजीव सूद जी कह रहे थे, यही बात तो रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर कह रहे हैं सर। स्ट्रैटेजी बनाने वालों का अनुभव बहुत मायने रखता है सर। जनरल सिन्हा जी को कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी नहीं, मुझे पता नहीं। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, यहाँ बैठ करके आप आईपीएस ऑफिसर के बारे में कोई कुछ कहे, हम सीआरपीएफ के बारे में कुछ कहें, सम्मान करते हैं, हम किसी भी तरीके का कोई प्रश्न आपके पद पर या आपके सम्मान पर नहीं उठा रहे। हम सिंपल सवाल कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बनाने पर अनुभव होना चाहिए या अनुभवहीन व्यक्ति होना चाहिए। ये तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है सर, ये तो बड़े कॉमन सेंस की बात है। मैडम, यदि आईपीएस ऑफिसर वो हर ढंग की ट्रेनिंग प्राप्त करता है, इसी बात के लिए उसको ट्रेन किया जाता है, और ये कहना कि वो एसी में बैठे रहते हैं, वो फील्ड में काम करता है, लीड करता है, और बहुत से आईपीएस ऑफिसर अपना जीवन जो है ऑलरेडी दांव पर लगा चुके हैं। आप देख लें रिकॉर्ड को, बहुत से आईपीएस ऑफिसर जो है वो इवन नक्सल ऑपरेशंस में भी एक आईपीएस ऑफिसर अपनी जान दे चुके हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा, इसको इस ढंग से देखना कि सीआरपीएफ के मारे गए सबके लोग मारे गए हैं,
डिस्ट्रिक्ट पुलिस के लोग मारे गए हैं, सीआरपीएफ के लोग मारे गए हैं, और भी लोग मारे गए हैं। पहले मुझे एक चीज बता दीजिए, इस ढंग से मतभेद पैदा न करें। मुझे एक चीज बता दीजिए प्लीज सर, सिर्फ एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करूंगी। क्या उस कमांडेंट ऑफिसर को अधिकार नहीं है कि वो उस पोजीशन तक पहुंचे जिसके लिए उसने अपने जीवन का 34-35 साल दे दिया हो? और एक तरफ एक आईपीएस ऑफिसर है जो, मैं ये नहीं कहती कि वो काम नहीं करते, मैं बिल्कुल आपके पद का सम्मान कर रही हूं, मैं आपके पोजीशन का सम्मान कर रही हूं, मैं आपके कैडर का सम्मान कर रही हूं, लेकिन फिर भी सर कंपैरिजन करना जरूर इसलिए हो जाता है क्योंकि एक 20 साल का प्रमोशन और एक 34-35 सालों के बाद आईजी रैंक तक पहुंचना, सब कुछ देने के बाद पहुंचना, और फिर कहीं ना कहीं से जब नक्सलवाद से जूझने की बात आए तो स्ट्रैटेजी की कमी हो जाना और जान पर अपनी जान दे देना, ये तमाम पहलू हैं सर। देखो मैडम, इसके विषय में मैं ये नहीं कहता, और अब तो सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट है सर। आप लोग इतने क्वेश्चंस खड़ा कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। अरे उनके ग्रीवांसेस यदि कुछ भी हैं वो गवर्नमेंट के सामने टेकअप कर सकते हैं, गवर्नमेंट उस पर विचार करेगी, गवर्नमेंट उसके बारे में जल्दी से जवाब दे दीजिए सर, मैं सिन्हा सर के पास जाती हूँ। परंतु मैं कहना चाहता हूँ कि आपस में इस ढंग का हम कोई दूसरों के बारे में बोले, कोई हमारे बारे में, ये कोई उचित स्थिति नहीं है, और ये कोई लड़ाई लड़ने का तरीका भी नहीं है। हमें नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है एकजुट होकर के। और ठीक है आनंद जी, ठीक है आनंद जी। संजीव सूद जी, आपने आनंद जी की तमाम बातें सुन ली? ये समझता कि कोई कन्फ्लिक्ट पैदा करना है, ये एक बहुत रनिंग डिबेट है पिछले 4-5-6 सालों से, और बल्कि ज्यादा समय से, और इसमें कोर्ट ने कई दफा फैसले भी दिए हैं कार्डर ऑफिसर्स के फेवर में, परंतु जब उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है तब ये इम्प्लीमेंटेशन उस प्रकार नहीं होता ढंग से। अभी तक हमें 2015 का फैसला है दिल्ली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के कंफर्मेशन के बावजूद इस तरह से फाइलें मैनिपुलेट करी गई हैं कि हमें नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का फायदा अभी तक नहीं दिया गया है। बहुत मॉडिफाई करके अगर मुझे 100 मिलना चाहिए तो मुझे 10% भी उसका फायदा नहीं मिला। इसी प्रकार कार्डर रिव्यू का ऑर्डर हुआ है। अब जो हमारे साथी पैनल वाले बोल रहे थे कि हम रूल्स की वजह से आते, अब उन रूल्स में प्रोविजन है कि 50% आईजी होंगे, तो कार्डर रिव्यू हमारा हो रहा है, बीएसएफ का, सीआरपीएफ का, आईटीबीपी का, परंतु रूल इस तरह बने हैं जैसे पिछले कार्डर रिव्यू में हुआ। ठीक है, रूल्स को रिव्यू करने की जरूरत है। सिन्हा सर आपके पास आते हैं क्योंकि वक्त कम है, इसलिए मैं जल्दी से आपका भी एक कमेंट चाहूंगी कि रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब हम सेना की बात करते हैं तो स्ट्रैटेजी एंड रूल्स सबके बीच में कंपैटिबिलिटी होती है। एब्सोल्युटली, देखिए किसी भी फोर्स को यदि आप ऑप्टिमम यूज करना चाहते हैं, उसके कॉम्बैट पोटेंशियल को आप लेना चाहते हैं, तो वही लीड करे जो उसका जिसकी वो उसके साथ वो ऑपरेशंस करता है। आप ऊपर से बैठा देंगे किसी को तो कभी नहीं होगा, और ये कारण है। देखिए, मैं आईपीएस बहुत अच्छे कार्डर है, मगर वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए है, वो थानेदारी के लिए है, वो स्टेट के लिए, ये कोई गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए नहीं है। कॉम्बैट ऑपरेशंस का कोई नॉलेज नहीं, ट्रेनिंग करना और जमीन का एक्सपीरियंस, ये दो बड़ी चीजें हैं। या हम इस तरह से जवानों को खोते रहें, या हम इनको देते रहें कि आप स्ट्रैटेजी बनाइए, आप पॉलिसीज बनाइए, इंप्लीमेंट होगा। यानी पॉलिसी मेकर्स को भी ये बात ध्यान में रखनी होगी कि समन्वय जब तक नहीं बनाएंगे, समन्वय के आधार पर नहीं बनेगी कोई स्ट्रैटेजी, तो ऐसे ही हमारे देश के जवान बलिदान होते रहेंगे और ऐसे ही सवाल उठते रहेंगे। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने आज बड़ी महत्वपूर्ण राय हमारे बीच रखी, लेकिन देश की राय क्या है, देश क्या कुछ कहता है? अर्धसैनिक बलों का मुखिया आईपीएस ही क्यों, इस सवाल को जब हमने ट्विटर पोल के जरिए देश के सामने रखा तो देखिए क्या जवाब आ रहा है। रिजल्ट दिखाइए तो देखिए, अर्धसैनिक बलों का नेतृत्व आईपीएस अधिकारियों को मिलना उचित है, इस पर 80% लोगों ने नहीं कहा है। यानी वो ये कहते हैं कि आईपीएस अधिकारी नहीं बल्कि उसी कैडर से, अर्धसैनिक बलों के कैडर से ही नेतृत्व होना चाहिए। 20% केवल जनता ये हाँ कहती है कि अर्धसैनिक बलों का नेतृत्व आईपीएस अधिकारियों को मिलना उचित है, लेकिन 80% जनता इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। अर्धसैनिक बलों का मुखिया
आईपीएस नहीं बल्कि उन्हीं के कैडर से होना चाहिए, क्योंकि फील्ड एक्सपीरियंस काम करता है। अनुभवहीनता की कमी के वजह से कई बार हम अपने जवानों को खोते हैं और इसलिए ये प्रश्न ज्वलंत है। इस सवाल का जवाब जल्दी मिलना चाहिए, नहीं ऐसी ही तस्वीरें आएंगी, ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आकलन भी होगा और उम्मीद के अनुरूप रिजल्ट भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज की चर्चा में देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।